तामीर अच्छी कैसे की जाए और उसमें बचत भी कैसे की जाए, बिल्डिंग तामीर करने के हवाले से ये बड़े आपके लिए रहनुमा प्रोग्राम है। सीमेंट और रेत का और उसकी शरह जो है वो कितनी होनी चाहिए किस किस मौके पर। चुनाई में 1:6 की रेशो इस्तेमाल करेगा रेत और सीमेंट की। लगाने का मकसद किसी ग्लू की तरह उसको चिपकाना नहीं है। चिपकेगा वो बिल्कुल, जुड़ेगा बिल्कुल, लेकिन असल बात उसको स्टेबलाइज करना है, ईंट अपनी जगह पे जम जाए। फतीर रकम खर्च करने का एक गलत अंदाज हमारे यहाँ मारूफ है। मजबूती के नाम पर पूरे घर के अंदर दौड़ा दिया जाता है। याद रखें, जब आपकी ऊपर की बिल्डिंग बन रही है तो जो ईंटें ऊपर तार हो रही हैं वो पानी भी गिरी जा रहा है। आपकी बिजली के पाइप जिस भी क्वालिटी के लगे हैं वो ठीक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। हमारा प्रोग्राम है बिल्डिंग के हवाले से तामीर अच्छी कैसे की जाए और उसमें बचत भी कैसे की जाए और बहुत सारी ऐसी फजूलियात से कैसे बचा जाए, इस हवाले से हमारा प्रोग्राम ये चल रहा है। इस हवाले से ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। अगर आप YouTube पे ये प्रोग्राम देखें तो आप दूसरे प्रोग्राम भी ढूंढें। बिल्डिंग तामीर करने के हवाले से ये बड़े आपके लिए रहनुमा प्रोग्राम है। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इंजीनियर सुहेल रियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो हमारे यहाँ तक बात पहुँची थी कि सीमेंट और रेत का और इसकी शरह जो है वो कितनी होनी चाहिए किस किस मौके पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब। फ़ारूकी साहब, जो आपका सवाल है वो हमारी बिल्डिंग के बनाने में एक बहुत अहम हैसियत रखता है। हमने इस मौके पर एक बात जहन में रखनी है कि ये वो वक्त है जिस वक्त अभी घर बनाने वाले की जेब में पैसा वाफर मौजूद है, और यही वो वक्त है जिसमें आसपास के लोग आपको मशवरे दे रहे होते हैं घर की एक्स्ट्रा मजबूती का, ज़्यादा मजबूत करने का। और उसमें होता यह है कि लोग जज्बात में और लोगों की बातों में आकर ऐसे इक़दाम करते हैं जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनका पैसा उनके हाथ से निकल जाता है। अब सबसे पहले देखें, हमने जब ब्रिक वर्क या चुनाई जिसे कहते हैं उसका आगाज़ करना है तो एक आम हर जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, जी, अच्छा इंजीनियर है, वो चुनाई में 1:6 की रेशो इस्तेमाल करेगा रेत और सीमेंट की। यानी कि अगर आपने हिस्सा सीमेंट लिया है तो उसमें 6 हिस्से आपने रेत डाल लेनी है। सही। और इसको आपने चुनाई के लिए इस्तेमाल करना है। 27 इंच हो गया, 22 इंच हो गया, 18 इंच हो गया, 9 इंच हो गया। इसमें तो ये रेशो होगी, अगर कहीं 4 इंच की हमारी चुनाई या ब्रिक वर्क है तो वहाँ पे 1:4 की रेशो, यानी 1 हिस्सा सीमेंट और 4 हिस्से रेत। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि 1:2.5, 1:2 ये रेशो इस्तेमाल करनी शुरू कर लेते हैं कि शायद इससे घर ज़्यादा मजबूत बनेगा। मैं इन तमाम अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, सीमेंट लगाने का मकसद किसी ग्लू की तरह उसको चिपकाना नहीं है। चिपकेगा वो बिल्कुल, जुड़ेगा बिल्कुल, लेकिन असल बात उसको स्टेबलाइज करना है, ईंट अपनी जगह पे जम जाए। सही। क्योंकि ईंट की एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, देखें ना, जब एक के बाद लेयर्स आती जाएंगी, क्या नीचे वाली लेयर हिल सकती है इतने दबाव के अंदर आके? कतन इसमें वैसा ज़्यादा खर्च ना करें। आम चुनाई 1:6 की रेशो और 4 इंच की चुनाई 1:4 की रेशो। अच्छा, रोड का जो रोड से लेवल क्या होना चाहिए घर का, और इसी तरीके से अंदर का और आपने गैराज का बनाना है उसका लेवल क्या होना चाहिए एक नॉर्मल, और इसी तरीके से दो हमारे यहाँ चलते हैं ना, एक कॉलोनी में एक मोहल्ले में, दोनों का आप। जी फ़ारूक साहब, आपने जो सवाल किया, ये हमारी जितनी हमारी कॉलोनियाँ हैं उनकी खूबसूरती का दारोमदार इस एक फैक्टर पर है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो आजकल जदीद तर्ज पे कॉलोनियाँ बन रही हैं उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है जिसका आपने जिक्र किया। पहले मोहल्लों की बात कर लेते हैं। मोहल्ले आज़ाद हैं, जो जिसका दिल करता है वो अपने लिहाज से अपने घर के लेवल को, जिसको आम फहम में कुर्सी कहा जाता है, वो रख लेता है। और उसके पीछे ज़हन में ये होता है कि ये रोड बार बार बनेगी, हमारा घर नीचा ना हो जाए। इससे रिजल्ट ये होता है कि एक बंदे ने अगर घर से लेवल 2 फुट रखा है, 7 वाला 3 फुट रख लेगा, उससे आगे वाला 4 फुट रख लेगा। और मैंने बाज़ हज़रात को इतना ऊंचा लेवल करते देखा है कि बाद में उनके घर में, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, साइकिल या मोटरसाइकिल भी उनका रैंप वो ऐसे करके ऐसे स्टीप होता है, वो चढ़ता ही नहीं। दूसरा, फिर वही हज़रात इसको कवर करने के लिए अपने रैंप को गली के दरमियान तक ले आते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा
जहाँ गलियाँ तंग हैं वहाँ गली के एक मकान का रैंप एक सेंटर में, दूसरे मकान का रैंप दूसरे सेंटर में, और दरमियान में आके मिले होते हैं। गाड़ी इस तरह की चीज़ गुजरने की जगह ही नहीं होती। और फिर हर बंदा अपने लिहाज से कोई डाल के सड़क का लेवल ऊंचा करता है ताकि अपने घर को एडजस्ट करे। यानी एक गलती जो एक गलत फहमी से स्टार्ट हुई थी वो बेपनाह पैसा, वक़्त और दिक्कत का बायस बनती है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि हम ये फैसला कर लें कि हमने एक स्टैंडर्ड या अच्छा जो लेवल है रोड से वो क्या रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गाड़ी को आने को कोई दिक्कत ना हो तो रोड से 1.5 फुट लेवल रखें। ठीक। और अगर आपको डर है कि ये रोड बार बार बनेगा, जो कि आजकल नहीं बनता, आजकल रोड्स बार बार कॉलोनी में तो बिल्कुल नहीं बनते, तो फिर आप 1.5 फुट या उसकी आखिरी हद है 2 फुट। ठीक है। रोड से आपका कार पोर्च, यहाँ मैं वजाहत कर दूं, ये लेवल कार पोर्च के लिए है, अंदर की बिल्डिंग के लिए नहीं है। अंदर का अलग है जी। अगर आपको डर है तो अंदर आप 1.5 फुट यानी 3.5 फुट कर लें, या 3 फुट कर लें अंदर और बाहर कर लें 1.5 फुट। ये आइडियल है, इसको फॉलो करें, पता भी नहीं चलेगा और आपका दोनों मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत अच्छा। बुनियाद की ऊंचाई जो नॉर्मल नीचे से हमने यहाँ से शुरू की है, ये कितनी होनी चाहिए? कहाँ से जाकर उसकी DPC जिसको कह लें, या कहाँ पे होता है? जी फ़ारूक साहब, इसमें 2 इंतहाएं हमारे पाई जाती हैं। पहले तो ये है, कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो मजबूती के नाम पर इतना गहरा चले जाते हैं कि घर की जो कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा रकम का हिस्सा है वो यहीं पे दफन कर देते हैं। मैं इसमें अर्ज़ करता चलूँ कि सिर्फ आपने ये देखना है, रोड लेवल से आप खुदाई शुरू करें, मट्टी खोदते जाएं, मट्टी तकरीबन 2 फुट पे जाके, आमतौर पे जो आजकल कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें 1 फुट पे जाके, या शुरू से ही मट्टी जौन सी है वो सख्त होती है क्योंकि सारी ज़िंदगी वहाँ पर खेती बाड़ी हुई है, पानी लगता रहा उसको। और कैसे पता चलेगा कि मट्टी सख्त है? आपकी कस्सी, जिसे कई कहते हैं, कस्सी की आवाज़ आपको बता देगी, वो सोनोरस यानी धाती आवाज़ आएगी ज़मीन से टकराने के बाद कि ये मिट्टी पहले से ही सख्त है, इससे नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आप रोड लेवल से बड़ी हद 2 फुट, यानी जब ये आवाज़ आपको आ गई है आप 2 फुट जाएं और उसके बाद इसकी खुदाई बंद कर दें। एक फैक्टर ज़हन में रखें, आपने घर सिर्फ शुरू नहीं करना, इसे मुकम्मल भी करना है। देखो सुहेल भाई, कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो जगह ऐसी होती, पहले वहाँ पानी खड़ा होता था या पहले वो ऐसा गड़ा होता था, उस जगह पे ये आवाज़ तो नहीं आती, खनक की इस तरह की आवाज़ नहीं आती। वहाँ एक तरह की सैलाब सी होती है, मिट्टी गिल्ली होती है, वो कहाँ तक जाए नीचे? देखिए, उसका तरीका ये है कि ज़ाहिरी बात, अब घर शुरू होने लगा है तो अब पानी तो खड़ा नहीं रह सकता, किसी भी तरीके से पहले उस पानी को ड्रेन कर दें, निकाल दें वहाँ से। जी। ठीक है। और उसके बाद जब पानी निकल गया उसको 1-2 दिन खुश्क होने के लिए दें। जब वो ऊपर से खुश्क हो जाए उसके बाद उसकी बुनियाद को आप उसी तरह 2 फुट लेवल तक निकालें और कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ठीक। जिस वक्त आप उसको छोड़ देंगे, हवा लगने से, धूप के असर से आप देखेंगे वो लोहे की तरह सख्त हो जाएगी, क्योंकि वो जितना पानी ने अपनी नीचे तक अपनी जगह को मार्क कर लिया है और वो अब इससे नीचे तक बैठ नहीं सकती। जी। और इसको कुछ वक्त सूखने के लिए दें, ना कि आप उसको बहुत ज़्यादा खोदना शुरू कर दें। ठीक। सूखने के लिए देंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसकी बुनियाद की भराई शुरू कर दें। ठीक। और इसकी जो बुनियाद की भराई है वो किस मिट्टी से करनी चाहिए, नॉर्मल मिट्टी या जो मिक्स होती है? देखें जी, जो बुनियाद की हमारी भराई है वो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप चिकनी मिट्टी, जो कि हमारे खेतों से, मिट्टी हमेशा खेतों से आती है, 2 इसमें तरफ चलते हैं, एक कस्सू जो रेतली मिट्टी है, या चिकनी मिट्टी। जो कस्सू है वो बहुत महंगा है, उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बैठता नहीं है, वो यानी आपने जब उसको डाल दिया है तो वो कंपैक्शन के लिए तैयार है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तासुर गलत है। हाँ, वो पाउडर की शक्ल में होता है, अपनी जगह पे पहुंच जल्दी जाता है, लेकिन उसको भी बैठना है, उसमें भी आप चिकनी मिट्टी डाल लें या आप कस्सू डाल लें। इसमें मेरे ख्याल में आपको चिकनी मिट्टी डालनी चाहिए, लेकिन पानी दोनों सूरतों में लगाना चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी सस्ती है और उसके बाद उसके अंदर गूंद का असर होता है। वो जब खुश्क हो जाती है तो मेटल की तरह हार्ड हो जाती है, उसके बैठने का तनासुब फिर वो नहीं रहता। भराई कैसे करनी चाहिए, उस पानी कैसे उसको? हाँ जी, पानी लगाने के लिए एक हमारे यहाँ पे एक गलत तरीका चलता है कि दरमियान में पानी पाइप रख के उसको छोड़ दिया जाता है।
ये तरीका गलत है। इससे सारी बुनियाद भरने से जो हमारी बुनियादें भरी थी उस पर जोर पड़ता है। जब वो गारा बनता है, उसका स्लरी बनती है, तो वो जोर डालती है। आप दीवार से 1.5 फुट छोड़ के सुराख करें और फिर 1.5 फुट छोड़ के 4-4, 5-5 मिनट पानी लगाते जाएं। इस तरह मुख्तलिफ जगह पे सुराख कितना होना चाहिए? सरिये से सुराख कर लें। अच्छा, सरिये वाला। सरिये से सुराख कर लें, इसके अंदर पाइप देंगे, पानी अपना रास्ता खुद ही बना देगा। जब पानी अपना रास्ता बनाएगा तो वो 1.5 फुट के फासले पर आप चलते जाएं। थोड़े पानी से आप देखेंगे जो सारी जगह होगी वो यकसा बैठ जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये अब इसके बाद हम चिनाई करेंगे, ज़ाहिर बात है वो डोर लेवल तक चिनाई होगी। अब चुगाठें और उसकी वो चीज़ हमने चुगाठें, उसको दहलीज कहते हैं, क्या है वो, किस चीज़ की हम ज़्यादा बेहतर होती, लकड़ी की रहती हैं, लोहे की रहती हैं, कोई और चीज़ भी कोई है इसमें? देखें जी, इसमें सबसे पहले जब हमारी बुनियाद भर गई है, अब डीपीसी आएगा। पहले डीपीसी हम डालेंगे। डीपीसी आपका वो लेवल है जिस लेवल पे आपका फर्श आना। ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे आजकल रिवाज है आमतौर पे कि 1.5 इंच का डीपीसी डालते हैं। मैं इसमें जो सजेस्ट करता हूँ, ये जो मेरा मशवरा है, यहाँ हम अपनी साइट्स पे करते हैं कि हम 3 इंच मोटा डीपीसी डालते हैं। उसमें से 1.5 इंच के ऊपर फर्श आ जाता है, 1.5 इंच हमारा दीवार में रह जाता है। एक बात मैं वजाहत करता चलो, डीपीसी आपकी वो चिनाई के ऊपर या ब्रिक वर्क के ऊपर वो लेयर है जो कि नमी को रोकती है। आपने जब डीपीसी डाल लिया, इसके ऊपर आपने प्योर सीमेंट, जिसे नेहरू कहा जाता है यहाँ पे हमारी आम फैम में, वो लगाएं। उसके खुश्क होने के बाद उसके पास पर बिचुमेन या लुक का कोट करें। फिर पॉलीथीन जो कि बना बनाया साइज में मिल जाता है, 9 इंच या 4 इंच, वो लगा दें। ये आपका डीपीसी तैयार है। इससे ऊपर जिस तरह आपने कहा है कि अब डोर लेवल तक आपने, अब ये डीपीसी डल गया है, यहाँ दरवाजे, इनकी निशानदेही हो गई, मार्किंग हो गई है। अब ये हमारी खिड़कियाँ और दरवाजे, उनके लेवल तक चिनाई अब जा सकती है, चल सकती है। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि डोर लेवल और विंडो का लेवल, खिड़की और दरवाजे हमेशा एक सतह पर होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते। माँ सवाए घर की बुनियाद जो मेन एंट्रेंस डोर है ना, मरकज़ी दरवाज़ा घर का, वो ऊंचा होता है, बाकी सब दरवाजे और खिड़कियाँ एक लेवल पर होते हैं। उस मौके पर आके आना होता है बीम, क्योंकि हमने दरवाजे और विंडो को मजबूती देनी। ठीक है। इस मौके पर भी एक खतीर रकम खर्च करने का एक गलत अंदाज हमारे यहाँ मारूफ है। मजबूती के नाम पर पूरे घर के अंदर एक बीम दौड़ा दिया जाता है और उसमें लोग कहते हैं कि शायद ये मजबूती हो गई। इस बात का बिल्कुल यकीन कर लें, ये मजबूती नहीं हुई, सिर्फ आपकी रकम खर्च हुई है। आप सिर्फ दोनों साइड पे 1-1 फुट का ओवरलैप दें। ठीक है। 1 फुट का। सही। इसके 2 फायदे होंगे। कल को अगर आपको विंडो को थोड़ी तब्दील भी करनी पड़े ना, 6 इंच 9 इंच इधर दोनों साइडों पे मूव करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मूव होनी भी नहीं। ठीक है। दूसरा, ये वो आखिरी हद है जो कि मजबूती जिसने दे दी है। सरिये की मुनासिब मिकदार, जो कि एक अच्छा आर्किटेक्ट, इंजीनियर या आपका जो अच्छा लोहार है उसको मालूम होगी। सरिया पूरा उतनी जगह में डालें और उसकी भराई, यानी जो कंक्रीट फिलिंग है, उसकी फिलिंग के दौरान कंपैक्टर का इस्तेमाल, उसका वाइब्रेटर का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि वाइब्रेटर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो वो अंदर से पोरस रहेगा। ठीक है। पोरस ये है कि अंदर उसके हवा गुजरने की जगह रहेगी जो कि सरिये को जंग लगा देगी। अगर आप उसको वाइब्रेटर टच करेंगे, अक्सर यहाँ पे हमारे लेबर हजरात ये कहते हैं कि ये जी कच्ची शटरिंग है लकड़ी की, ये खुल जाएगी। कतन नहीं खुलेगी अगर सही तरीके से उसको लगाया जाएगा। यानी अगर आपने सरिये के साथ आपने वाइब्रेटर को लगाया है, सरिये की जो हरकत होगी ना, वो सीमेंट को, कंक्रीट को अपनी जगह पे सेट कर देगी। और जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल एक मुतनासिब साफ सतह निकलेगी, जिसकी ताकत कई गुना होगी उस बीम से जो कि बगैर वाइब्रेटर के भरा गया है। तो इस मौके पर इतना ही काफ़ी है, पूरे घर के ऊपर बीम डालना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। पूछे थे ये चुगाठें कौन सी होनी चाहिए? जी देखें जी, आजकल और पहले भी लोग ज़्यादा लोहे की चुगाठ का इंतखाब करते थे। असल में इसके पीछे वजह ये थी कि लोहा सस्ता था, लकड़ी महंगी थी भी, लेकिन आज ये फ़र्क खासा कम हो चुका है। अगर तो आपका बजट कम है, आप लोहे की चुगाठ इस्तेमाल करें। ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी अच्छी गेज, उसको अच्छा पेंट करें, सामने से पीछे से। बाज़ लोग ये भी गलती करते हैं कि चुगाठ लगाने के बाद उसको सामने से पेंट कर लेते हैं, जबकि पीछे से नहीं करते तो जंग लग के 4 से 5 साल में वो चुगाठें ख़राब हो जाती हैं। आप उनको जल्दबाजी ना करें, आप उनको बनवा के लाएँ, उसको अच्छी तरह पेंट करें, उसको सूखने दें, फिर उसको नस्ब करें।
ये बेहतरीन होगी। और ये बाद में जो हमारे पेंटर हजरात होते हैं वो उसके ऊपर ऐसा पेंट कर देते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये लकड़ी की चुगाट है। दूसरी सूरत, अगर आपका बजट अच्छा है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप लकड़ी की अफोर्ड कर सकते हैं कीमत, तो दियार की चुगाटें टाइल लगने के वक्त आप लगाएं। उस वक्त लगाने से ये होगा कि लकड़ी जो सी है सारा जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पीरियड है उससे बच जाएगी। पानी, सीमेंट, बार बार प्लस्तर का सीमेंट, इस तरह की चीज़ों से बची रहेगी। जब आप बाद में लगाएंगे तो फिर लकड़ी की खूबसूरती ज़्यादा है, मजबूती ज़्यादा है, दीवार को दीमक टच नहीं करती। 50 साल के बाद भी ये वैसे ही रहेगी जैसे पहले दिन लगाई थी। अच्छा, तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए छत की? देखें जी, आजकल हमारे एसी का रवाज है और वैसे भी हर चीज़ को कहते हैं कि उसका एक ऑप्टिमम या आखिरी हद होती है जो कि उसकी अच्छाई की हद है। तो 11 फुट अगर आप तैयार फर्श से छत की ऊंचाई रखें, अपने जहन में रखते हुए कि हमने 1 फुट डाउन करना है सीलिंग को, सीलिंग बाद में होनी है, तो आपको फर्श से तैयार जो छत नजर आएगी वो 10 फुट होगी। 10 फुट, और ये एक बेहतरीन ऊंचाई है, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब आ गई है लेंटर की तैयारी। लेंटर के क्या मराहिल हैं उस हवाले? देखिए जी, लेंटर के लिए सबसे पहले तो है शटरिंग का इंतखाब। यहाँ पे अगेन 2 बातें आती हैं। यहाँ पर एक तो तबका है जो कि सिर्फ लोहे की प्लेट वाली शटरिंग, उसको समझते हैं कि सबसे अच्छी है। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो आपकी जो मिट्टी आपने डाली है फर्श के ऊपर, अभी वो कच्ची है, आपके छत का सारा वज़न उस कच्ची मिट्टी पर जाना है। तो लेंटर की तैयारी में सबसे पहले फर्श की कंपैक्शन। ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। फिर जब वो लेंटर खोलते हैं तो लेंटर टेढ़ा मेढ़ा होता है। फिर वो लोग सोचते हैं शायद ये ठेकेदार ने लेंटर की वो शटरिंग सही नहीं थी, वो नीचे उसकी कंपैक्शन सही नहीं थी। जब वज़न छत का पड़ना है, मट्टी ने बैठ जाना है, छत ने टेढ़ा हो जाना। तो आप सबसे पहले फर्श की कंपैक्शन करें, अच्छी तरह कंपैक्शन करें। अब उसके बाद आप बेशक लकड़ी की कच्ची शटरिंग जिसकी कीमत कम है, उसके ऊपर भी आजकल लोहे की प्लेट डल जाती है जो कि बिल्कुल 90% वही सरफेस का फिनिश देती है जो कि हमारी फोल्डिंग वाली शटरिंग है। याद रखें, मकसद को पूरा होना चाहिए। शटरिंग हमारी अगर हमारी छत को साफ निकाल दे और हमारा पैसा बचा दे तो फोल्डिंग की शटरिंग ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं, छत कभी नज़र नहीं आनी, तो फोल्डिंग की शटरिंग कर लें। लेकिन अगर आपके पास बजट महदूद है, कच्ची शटरिंग पर जाएँ, ऊपर शीट बिछवाएँ, छत प्लस्तर नहीं होनी, सीलिंग के पीछे छुप जानी है। उसकी शटरिंग हो गई अच्छी, उसके लेवल का ध्यान रखें, अच्छा कारीगर हायर करें। ये मैं यहाँ बताता चलूँ, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक ही बंदे को हायर कर लेते हैं जो तीनों काम करता है। शटरिंग के मराहल हैं, पहले उसकी शटरिंग यानी उसका एक मोल्ड तैयार करना, लेवल पे उसको बांधना, उसके बाद सरिया बांधना, तीसरे नंबर पे उसकी भराई करना। लोग पैसे बचाने के लिए ये तीनों काम एक ही बंदे को दे देते हैं। हालांकि ये तीनों काम 3 मुख्तलिफ बंदों के हैं। एक ही बंदा पैसे बचाने के लालच में सस्ती लेबल लगाएगा, हल्का मटेरियल इस्तेमाल करेगा और आपकी छत जो कि अहम हिस्सा है उसको ख़राब कर देगा। आप पहले ये शटरिंग एक बंदे से लगवा लें, उसके बाद माहिर लोहार से सरिया डिज़ाइन के मुताबिक या अच्छे लोहार को भी छत बांधने का हमारा यहाँ पे पता होता है। सस्ता गैर मेयारी कारीगर लेना आपके घर की इस अहम जो सतह है उसको ख़राब कर सकता है। घर के अंदर जब हमारे सरिया बंध गया तो एक बात याद रखें, हर कमरे में बीम ज़रूर डलवाएं। छत बड़ी है तो लटक बीम होता है जो कि 1 फुट हमारा, ये डिपेंड करता है कि छत कितनी बड़ी है। लेकिन घरों की बात हो रही है तो 1 फुट से बड़ा बीम मेरा नहीं ख्याल आ सकता है। 1 फुट जो छत से नीचे हो वो आप ज़रूर डलवाएं, या कंसील्ड बीम जो कि नज़र नहीं आता, होता छत का ही हिस्सा है, वो हर कमरे के सेंटर से थोड़ा हट के, ताकि पंखा सेंटर में लग सके, वो ज़रूर डलवाएं। एक बीम जो सा है होता है वो बिल्कुल एक दीवार का काम करता है। आपकी छत का वाया जो लंबाई चौड़ाई है वो कम बन जाएगी और वो बीम उसको उठा लेगा। ये ज़रूर डलवाएं। बाकी सरिया, लोग बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सरिया डाल देते हैं। आम तौर पर 8 इंच ज़रब 8 इंच आदि का सरिया डालें। दरमियान में अगर कमरे में बीम हो, ये बेहतरीन हमारा फासला है, आपकी रकम का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। और उसके बाद आखिर में आता है हमारा इसकी भराई या फिलिंग। ये और इससे पहले वो बिजली के पाइप वगैरह भी जी। अब इस दिन से पहले जो दो चीज़ों का फैसला करना है। एक, हमारी सीलिंग तो होनी है, तो
बिजली के वो ज़रूरी काम जो हर कमरे में तार की यानी 2-2 या 4-4 जगहों पे वो ग्लास रख दिए जाते हैं जिसमें 3 इंच की लाइट फिट होती है। ये अब यहाँ लाइट तो फिट होनी नहीं, ये तारों की तरसील का काम करेगी। अब ये तारें जब हमारी सीलिंग होगी तारें से निकलेंगी। याद रखें, अगर सीलिंग होनी है ज़्यादा जगह पर ग्लास ना रखें, तार ज़्यादा घूमेगी, तार बहुत महंगी है, बाद में आपको फ़ायदा होना नहीं उसका फ़ायदा होना नहीं, क्योंकि तार तो हमारी निकलनी 2 पॉइंट से भी निकल गई, बाकी छत में फैल जानी है। एक तो ये बचा लें। दूसरा, आमतौर पर लोग यहाँ पर एक बड़ा एम्फसाइज करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ना आप इंपोर्टेड किस्म के मटेरियल इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अगर आपका बजट कम है तो आप आम पाइप इस्तेमाल कर लें, लेकिन जिसका तार डालने का वक्त है तार अच्छी डाल लें, क्योंकि तार ने काम करना है। तार अच्छी को कभी उसके अंदर स्पार्किंग या कभी उसके अंदर हीटिंग नहीं होती। लोग तार सस्ती डाल लेते हैं, ये पाइप महंगे डाल लेते हैं। यहाँ पैसे बचा लें। और फिर सैनिटरी, आमतौर पर सैनिटरी की कोई लाइनिंग लेंटर में नहीं आती, लेकिन अगर कोई बीम है जिससे बाद में हमें तो उसको तोड़ना या निकालना मुश्किल है, तो आप उसकी जगह पाइप रख दें, बड़ा पाइप रखें। मिसाल के तौर पर कल 3 इंच का पाइप गुजारना है तो आज 4 इंच का आम क्वालिटी का पाइप वहाँ रख दें, जो कि सिर्फ एक जगह दे देगा आपको। कल हम आसानी के साथ 3 इंच वाला पाइप उसमें से गुजार सकेंगे। और या जिस जगह पे हमारे सेवरेज के पाइप गुजरने हैं वहाँ पे सिर्फ आप पाइप रख दें और वो जगह आपको मिल जाएगी। इसकी सारी फिटिंग बाद में होगी। अच्छा, इसके बाद होता है कि आपने भराई कर दिया, उसको लेंटर डाल दिया। मैंने देखा है कि लोग तकरीबन 10 दिन 15 दिन उसको पानी लगाते रहते हैं। पानी लगाने की क्या तरतीब है? देखें जी, पानी लगाने का जो है ना, भराई के दौरान पानी लगाने ने खुद ही डिफ़ाइन हो जाना। लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो जब सीमेंट, रेत और बजरी का वो मिक्सर मशीन से करते हैं, वहाँ पानी का ध्यान नहीं रखते। वहाँ पे आप स्लरी बनाएं, जो कि यहाँ पे आम फहम ज़ुबान में से कहते हैं खोई जैसा माल। स्लरी बनाएं जो कि अपने आप अपनी जगहों पर पहुँचे। वाइब्रेटर याद रखें, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें। अब जब वो फ्लूइड अच्छा होगा, स्लरी अच्छी होगी, अपनी जगह पहुँच गई, तो जो इनिशियल पानी इसने लेना है छत में वो पहले ही मौजूद है। ठीक ठीक। लोग यहाँ पे खुश्क सामान डाल लेते हैं और उसके अंदर पोरस होता है, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते नहीं है, वो छत में सुराख रह जाते हैं और फिर उसको 15-15 दिन भरी रखते हैं। आप उसको डाल के अच्छी तरह, जब छत आपकी बंद गई है, सारी फिल हो गई है, अगले दिन अगली बिल्डिंग यानी अगली मंजिल की आप मार्किंग करें, जिसे रंगाई कहते हैं, और पानी का आप छिड़काव जारी रखें। सारा दिन छिड़काव करें, कच्ची छत के ऊपर पानी ना भर दें, ताकि एक आपके 2-2 लेयर्स लग जाएं ब्रिक की, ईंटों की, और आपकी अगली जो मंजिल है उसका काम शुरू हो जाए। वरना अगर आप सीधा पानी भर देंगे तो अगले 10 से 15 दिन आप काम नहीं कर सकते। अब आपका सवाल जो है वो ये है कि लोग कितने दिन पानी लगाएं? सिर्फ 3 दिन। अच्छा। सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, इन 3 दिन पानी लग गया। पानी आपने जिस तरह हमने भराई की थी उसमें पानी वाफर में मौजूद था, जो सारा अंदर ही खुश्क हुआ है। अगले दिन उसकी पानी का स्प्रे भी होता रहा। अब ये 3 दिन पानी काफ़ी है। इसके बाद पानी खाली कर दें। याद रखें, जब आपकी ऊपर की बिल्डिंग बन रही है तो जो ईंटें ऊपर तर हो रही हैं वो पानी भी गिरी जा रहा है। आप इसको खाली कर दें, वो जो थोड़ी बहुत कमी आपके ख्याल में है वो तब पूरी हो जाएगी। तो 3 दिन पानी रखें, इसके बाद इसको खुश्क होने। ठीक है। और इसी तरीके से एक रवायत चली है खाने की, जिस दिन लेंटर डलते हैं तो बड़ा एहतमाम होता है खाने का। मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी रवायत है। एक तो आपका सदका निकल जाता है, वो मजदूर लोग खाना खा लेते हैं। आपका भी ये तजर्बा क्या कहता है इसको? बहुत अच्छी रवायत है जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुले दिल से देखें, घर के ऊपर पैसा आपका इतना लग रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं आनी, लेकिन उस मौके के ऊपर देखिए छत डली अल्लाह ताला ने। ये बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ज़िंदगी में ये हैसियत दे, मिल जाना, छत मिल जाना आज की महंगाई में। तो आप वो जो लेबर, और ये लोग, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना चाहूँगा, ये हमारा एक बहुत माशरती हमारा एक जुर्म है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैं ये नोट करता हूँ कि जो ये लेबर है ना, ये कब्र से थोड़ा सा ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये लोग अगर हमारा जो घर बना रहे हैं, अगर आप इनसे थोड़ा शफकत और प्यार मोहब्बत के साथ इनको एक वक्त का खाना इज्जत से खिला देंगे, मैं समझता हूँ उनका दिल आपके लिए बहुत दुआएं देगा। ये बहुत अच्छी रवायत है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ, ये लाजम नहीं है, ना किसी मालिक को मजबूर किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहस सीढ़ी, इसके बाद मेरे ख्याल सीढ़ी बाद में बनाते हैं, तो सीढ़ी के जो स्टेप हैं उनका और उसका क्या अवामल उसके में ज़रूरी होते हैं, उसका साइज़ क्या होता है एक स्टेप का दूसरे स्टेप से,
जो एक स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए? कि बाद दफ़ा ना सीढ़ी बनाते हुए कोई छोटे बड़े, इसमें आजकल हर बंदे को कमर का मसला है, इस तरह जोड़ों के मसाइल पैदा हो जाते हैं चढ़ते उतरते, तो स्टैंडर्ड लेवल क्या है इसका और किस तरीके से बनाना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सीढ़ी घर का हिस्सा है, टीवी रूम से सीढ़ी जानी है, सारा दिन आपकी जो दूसरी मंजिल है वो उसका सारा इन्हिसार इसके ऊपर है। इसमें आपने ये करना है कि आपने जो आइडियल सीढ़ी का साइज़ शुरू हो जाता है वो 6.5 इंच स्टेप राइज़र, 6.5 इंच से शुरू होकर 7.5 इंच तक कोई भी साइज़ अगर आपका सीढ़ी के राइज़र का मिल जाए, ठीक है, राइज़र यानी 6.5 इंच एक और दूसरी स्टेप का हाइट यानी ऊंचाई का फ़र्क, तो ये एक बेहतरीन लेवल है। इसका तरीका ये है कि आप छत की टॉप का फर्श जो सा है उसके लेवल को ग्राउंड फ्लोर के तैयार फर्श के लेवल पर इक्वल नंबर पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 7 इंच पे, तो आपको नंबर ऑफ स्टेप निकल आएंगे। आपको वो कैलकुलेशन बता देगी कि स्टेप 7 इंच का है, 7.25 का है, 7.5 का है। उससे सारे जो है ना स्टेप वो इवन एक जैसे बन जाएंगे, क्योंकि हमारे इंसानी दिमाग में जब आप पहले 2 स्टेप चढ़ जाते हैं ना, हमें मैसेज जाता है कि इस रेशो से आपने सीढ़ी चढ़ते जाना। अगर स्टेप छोटा या बड़ा होगा तो आदमी के गिरने का खदशा है, क्योंकि कुदरती तौर पर पैर उतना ही दोबारा ऊपर उठेगा। तो माहिर कारीगर से ये सीढ़ी बनवाएं और सीढ़ी उसी दिन भरें, उसी दिन इसका स्टील बांधें, उसी दिन इसको बनाएं जिस दिन हमारी लेंटर की भराई है, दिन जी, ताकि बाद में आने वाले काम इसकी वजह से बहुत आसान हो जाएगा। तो सीढ़ी उसी दिन बनाएं और 7 इंच से 7.5 इंच का राइजर रखें, ये आइडियल है। अच्छा, इसमें ग्राउंड फ्लोर की जो सेंट्री, बिजली और ड्रेन वगैरह, इनका काम कब शुरू करना चाहिए? ये कंप्लीट होने के बाद या पहले से लेंटर डलने के बाद, या पहले कब होना चाहिए इसका? देखें जी, इसमें जो एक बेहतरीन तरीका है जिसमें कारीगरों को भी आसानी है, जब नीचे शटरिंग लगी है ना, शटरिंग अगर कच्ची शटरिंग जिसको लकड़ी की शटरिंग कहते हैं, तो वो जगह जगह उसकी सपोर्टें जिसको वली आमतौर पे कहा जाता है वो लगी हैं, तो वो कारीगरों को अंदर से गुजरने नहीं देंगी। आप जब तकरीबन लेंटर को भरे हुए 7 से 8 दिन हो गए हैं, उस वक्त आप उन जगहों से या छोटी छतों के नीचे से आप सपोर्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि सीमेंट ने अपनी जान बना ली। फिर आप जो इनकी ब्रिक से झरियाँ या इनकी जो आपने हॉलो प्लेसेस निकाल ली हैं, खाली जगह निकाल ली हैं ग्राइंडर से काट के, वो काम शुरू कर सकते हैं, ताकि जब तक आपकी ऊपर की मंजिल मुकम्मल हो, नीचे का सेंट्री बिजली का काम मुकम्मल हो जाए। और ये सारी पाइपिंग, मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ, बिजली और सेंट्री की दीवारों में डलने वाले पाइप, फर्श की बात अभी नहीं हुई, वो बाद में आएंगे, वो पाइपिंग सारी पूरी कर लें। जब छत खुल जाए नीचे से, उस वक्त जो थोड़ा बहुत काम रहता है उसका मुकम्मल कर लें। कि यही वो वक्त है जिस वक्त हमारे प्लास्टिक के बोर्ड अपनी जगह पे फिट होने हैं, बिजली की पाइप सारे लग जाने हैं, सारे सैनिटरी के पाइप लग जाने हैं, इस वक्त लगा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी सारी शटरिंग सारी खुल जाएगी, ऊपर का काम आपका लेंटर के पास पहुँच जाएगा, शटरिंग ऊपर चली जाएगी, आपका नीचे प्लास्टर की चाल सीधी हो जाएगी। अच्छा, ये जो होते हैं सेंट्री के पाइप, ये किस लेवल के डालने चाहिए, इनके कैसे चेकिंग की जाए? बाद दफ़ा लीकेज हो जाती है, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। देखिए जी, आजकल जो बहुत एक अच्छी चीज़ PPRC का पाइप, जो कि मुख्तलिफ़ रंगों में सब्ज़, नीला और ग्रेइश सा पाइप हमारे चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। कुछ कंपनियां इंपोर्टेड हैं, कुछ हमारी आजकल बहुत अच्छे ब्रांड पाकिस्तान के भी आ गए हैं। इनमें से कोई भी इंतखाब किया जा सकता है, लेकिन इनके इंतखाब में एक बात आप याद रखें, आप पैसा सिर्फ इम्पोर्टेड पे ही ना खर्च करें। आप अच्छी जो हमारा जिसकी मार्केट में अच्छा नाम है, जिसका तजर्बा, एक अच्छी कारीगर को हर चीज़ का तजर्बा होता है, इस मौके पर अच्छा पाइप का इंतखाब कर लें कारीगर के मशवरे से। और दूसरा, कारीगर का इंतखाब सबसे अच्छा करें। उसकी वजह यह है, वो आपका मटेरियल बचाएगा। आपका पाइप अगर एक ना तजर्बेकार आपका कारीगर है, अगर वो 100 फुट पाइप बिछा रहा है ना, ये हो सकता है एक ज़हीन कारीगर उसी 100 फुट को 20 फुट में पूरा कर दे। अच्छा। तो बाज़ का ये होता है कि चंद हज़ार बचाने के लिए हम यहाँ पे उनको क्या कहते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं लालच में ना तजर्बेकार कारीगर को, और फिर जो दूसरी तरफ से पैसा खर्च होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अब ये कारीगर ने सारी लाइनें PPRC की इसके लिए बिछा दी। बिजली के लिए यहाँ पे आम पाइप, जो कि आम कीमत पे मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप वो भी लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की है,
अपने नाजरीन के लिए कि तार इम्पॉर्टेंट है। तार अगर आप अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, तो आपकी बिजली के पाइप जिस भी क्वालिटी के लगे हैं वो ठीक रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने बहुत सारी बुनियादी मालूमात फ़राहम की हैं। जी नाज़रीन, आपने सुहेल रियाज साहब की बड़ी खूबसूरत बातें सुनी हैं जो बिल्डिंग की तामीर के हवाले से। आप कहीं भी बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं या आपके रिश्तेदारों में या दोस्तों में कर रहे हैं, तो आप इन प्रोग्रामों को ज़रूर सुने जो AB मीडिया के चैनल पर मौजूद हैं। हमारे जितने प्रोग्राम हैं, ये 4-5 प्रोग्राम हैं, इनको सुनकर बिल्डिंग की तामीर शुरू करें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा पहुँचे तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।